4 अक्टूबर 2019 केरल के छोटे से गांव कूड़ाथाई में एक चर्च की सिमेट्री में आज भारी भीड़ जमा थी, क्योंकि पुलिस फोर्स, मेडिकल टीम और मीडिया की मौजूदगी में वहां कब्रों की खुदाई चल रही थी। वो भी एक या दो नहीं, बल्कि 6 कब्रों की, और ये 6 बॉडीज गांव की वेल रिस्पेक्टेड एंड हाईली एजुकेटेड ओनामट्टम फैमिली से थी। ये सभी डेथ्स 2002 से लेकर के 2016 के बीच में हुई थी। कब्रों का खोदा जाना वहां की धार्मिक आस्था के बिल्कुल ऑपोजिट था, इसलिए वहां काफी अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन इसकी शुरुआत उन्हीं के घर के मेंबर की रिक्वेस्ट पर हुई थी, जिनके अकॉर्डिंग ये सभी 6 डेथ नेचुरल नहीं बल्कि एक प्री प्लान मर्डर थे, क्योंकि उनमें से एक फैमिली मेंबर रॉय की ऑटोप्सी में साइनाइड पॉइजन ट्रेस हुआ था। सरप्राइजिंगली शक के आधार पर इसी घर की बहू और रॉय की वाइफ को अरेस्ट कर लिया। एनआईटी कॉलेज में प्रोफेसर और 2 बच्चों की मां थी। एक रेप्यूटेड कॉलेज की प्रोफेसर, हाईली एजुकेटेड फैमिली की बहू एंड रिस्पेक्टेड सोसाइटी की महिला की हुई ऐसे मामले में गिरफ्तारी ने पूरे देश को हिला दिया। बट क्या सच में इन 14 सालों में हुई इन 6 डेथ के पीछे जॉली का ही हाथ था? और अगर था तो लेट ये केस कैसे दर्ज हुआ था कि कब्रों की खुदाई की नौबत तक आ गई थी? इस केस को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने कुछ ऐसे लूप होल्स पर सवाल उठाए हैं जिसे नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्री में भी कवर नहीं किया गया है। कूड़ाथाई के पूनम फैमिली में अनम्मा थॉमस, जो कि स्कूल टीचर, और उनके हस्बैंड टॉम थॉमस, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, इनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा रॉय, रोजो और एक बेटी रेंजी। इनकी फैमिली में करियर और एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी। सबसे बड़ा बेटा रॉय, जो पेरेंट्स के साथ केरल में ही रहता था, जॉली से पहली बार अपने मामा मैथ्यू मंचायल की पार्टी में मिला था। जॉली रॉय के मामा मैथ्यू के साले की बेटी थी। वहीं से रॉय और जॉली के बीच अफेयर शुरू हुआ। जॉली किसान परिवार से थी, इसलिए दोनों की फैमिली बैकग्राउंड में काफ़ी डिफरेंस था। और तो और जॉली और रॉय एक दूसरे के रिलेटिव्स लगते थे, इसीलिए रॉय के फादर टॉम थॉमस को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। लेकिन रॉय जॉली के लिए काफ़ी सीरियस था। उसने अपने फादर को बताया कि जॉली काफ़ी पढ़ी लिखी है और उसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। फाइनली रॉय के घर वाले मान गए और 1997 में रॉय और जॉली की शादी हो जाती है। शादी के बाद जॉली ने सबके दिलों में धीरे धीरे जगह बना ली थी। सब कोई उसको पसंद करता था। वह काफ़ी रिलीजियस भी थी, रोज़ चर्च भी जाती थी, सोशल वर्क में भी काफ़ी एक्टिव थी। आस पड़ोस में हर कोई उसकी बहुत तारीफ करता था। सिंस वो पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसकी सास अनम्मा ने उसे जॉब करने के लिए प्रेशर डाला। बट जॉली को घर रहकर घर पर संभालना ज़्यादा पसंद था। अनम्मा का जॉब के लिए बार बार प्रेशर डालना जॉली को पसंद नहीं था। इसी वजह से घर में कलेश शुरू हो गया था। साल 2002 एक दिन घर पर सभी लोग इकट्ठा थे। हंसी मजाक का माहौल चल रहा था। तभी अचानक रॉय की बहन रेंजी जोर से चिल्लाई, अम्मा गिर गई हैं। सभी लोग भागकर उनके कमरे में पहुंचे। अनम्मा का चेहरा लाल पड़ गया था, मानो बॉडी ऐंठने लगी थी। उनका दम घुट रहा हो। सभी उनको लेकर अस्पताल भागे, लेकिन हॉस्पिटल में 5 मिनट के अंदर उनकी डेथ हो चुकी थी। अनम्मा को ओल्ड एज रिलेटेड डिजीजेस भी थे, इसलिए डॉक्टर ने हेरिडिटरी स्ट्रोक का डेथ ऑफ कॉज बताया। पूरा परिवार शॉक था और गांव सदमे में। इस पर रेंजी ने नोटिस किया कि अनम्मा की डेथ के बाद जॉली के अंदर काफ़ी बदलाव आ गया था। उसने घर की सारी जिम्मेदारी अनम्मा की ही तरह संभाल ली थी। वहीं जॉली को समझ में आ गया था कि अगर उसे समाज में अनम्मा जैसी इज्जत चाहिए तो उसे भी टीचर की जॉब करनी पड़ेगी। एक दिन जॉली ने अब फादर इन लॉ को बताया कि उसकी एनआईटी कैलिकट में 40,000 पर मंथ की सैलरी पर गेस्ट लेक्चरर की जॉब लग गई है। एनआईटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में जॉब लगने से जॉली की इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। कुछ वक्त बाद एमएस मैथ्यू, जो जॉली के सास अनम्मा का भतीजा और रॉय का ममेरा भाई था, उसका घर पर आना जाना काफ़ी बढ़ गया था। एमएस मैथ्यू ज्वेलरी शॉप में एक सेल्समैन था और उसकी जॉली से काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। जॉली के एमएस मैथ्यू से बढ़ती नज़दीकियों से उसके फादर इन लॉ टॉम काफ़ी नाराज़ थे। उन्होंने जॉली को उससे मिलने से मना भी किया।
बट फिर भी जॉली उसे छुपकर मिलती रही। साल 2008 टॉम हर शाम एनर्जी के लिए एक मशरूम कैप्सूल खाते थे। उस शाम भी जॉली ने उनको वो मशरूम कैप्सूल दी जिसको खाते ही उनको अचानक घबराहट और बेचैनी होने लगी और वो वॉशरूम के पास गिर गए। जॉली ने जल्दी से पड़ोसियों को हेल्प के लिए टॉम को हॉस्पिटल एडमिट करवाया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ मिनट बाद ही टॉम की डेथ हो गई। डॉक्टर ने इसे भी हार्ट अटैक बताया, जिस वजह से किसी ने भी ऑटोप्सी की डिमांड नहीं की। अनम्मा और टॉम की डेथ के बीच 6 साल का गैप था, इसलिए इसमें किसी को भी मर्डर का एंगल कहीं से नहीं लग रहा था। टॉम की डेथ हुए 2 साल बीत गए। रॉय को बिजनेस में काफ़ी लॉस होने लगा था। अचानक एक दिन रॉय अपनी वाइफ जॉली के साथ रोजो और रेंजी के पास वसीयत के पेपर लेके पहुंचा। उन वसीयत के पेपर्स के अकॉर्डिंग टॉम थॉमस ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे और रॉय और अपनी बहू जॉली के नाम ट्रांसफ़र कर दी थी। वार से देखने पर रेंजी ने पाया कि उसने ना तो कोई स्टैम्प पेपर्स लगे हुए थे और ना ही कोई विटनेस के साइन है। सवाल उठाने पर रॉय और जॉली बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए और रेंजी ने विल की एक फोटोकॉपी अपने पास रख ली। एक दिन रोजो का कॉल रेंजी के पास आता है और वह बताता है कि जॉर्ज भाई यानी रॉय से डाइवोर्स लेना चाहती है। शायद जॉली के एमएस मैथ्यू से बढ़ती नजदीकियां और रॉय का डाउनफॉल इस डिमांड की वजह रहा होगा। 30 सितंबर 2011 रोज की तरह जॉली ने रॉय के लिए डिनर बनाया था, राइस और चने की सब्जी। डिनर करने के थोड़ी देर बाद ही रॉय को बेचैनी शुरू होने लग जाती है। वह जल्दी से बाथरूम की तरफ भागा और अंदर से दरवाजे को बंद कर लिया। जॉली के बार बार बुलाने पर जब दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने अपने पड़ोसियों की हेल्प मांगी। दरवाज़ा खोलने पर उस पड़ोसी ने देखा कि रॉय फर्श पर पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तब तक रॉय के मामा अंकल मैथ्यू भी वहाँ पर पहुँच गए थे। वो उसे हॉस्पिटल लेकर भागे, बट अपने पिता की तरह कुछ मिनट बाद ही रॉय ने दम तोड़ दिया। 10 साल के अंदर हुई ये तीसरी डेथ थी। सब शॉक थे, लेकिन रॉय की डेथ से अंकल के मन में डाउट पैदा हुआ। उन्होंने रॉय के पोस्टमार्टम कराने पर जोर दिया, जिस पर जॉली ने आर्ग्यूमेंट किया कि अब तो वह जा चुका है, फिर पोस्टमार्टम की क्या ज़रूरत है। लेकिन अंकल मैथ्यू माने नहीं और उन्होंने जोर डालकर पोस्टमार्टम करवा ही दिया। अंकल मैथ्यू का शक सही निकला और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से डेथ का रीज़न साइनाइड पॉइजन निकला। यह अब तक की हुई सभी डेथ में पहला मामला था जिसमें कॉज ऑफ डेथ सबसे अलग था, और वह भी तब पता चला जब पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं जॉली ने बताया कि रॉय के ऊपर लाखों का कर्जा था, जिस वजह से उसने साइनाइड खाकर सुसाइड कर लिया है। यही रीज़न देकर उसने आगे की इन्वेस्टिगेशन रुकवा दी। सिंस वाइफ इन्वेस्टिगेशन के लिए अग्री नहीं कर रही थी, इसलिए फैमिली मेंबर ने भी जोर नहीं डाला और सभी ने इसे सुसाइड मान लिया। सरप्राइजिंगली टॉक्सिकोलॉजी का एक प्रिंसिपल कहता है कि यदि किसी केस में कॉज ऑफ डेथ साइनाइड पॉइजन निकल कर आए तो उसे एज अ मर्डर केस ही ट्रीट करना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि इसके बाद भी जांच एजेंसी ने इस मामले की तह तक जाने का प्रयास ही नहीं किया। साल 2011 रॉय की डेथ के 1 साल के अंदर जॉली ने घर पर अपनी ओनरशिप क्लेम कर दी। उसने रोजू और रेंजी के सामने दूसरी वसीयत रखी, जिसमें वह सारे पेपर थे जो पहले मिसिंग थे। पहली कॉपी जो रॉय और जॉली लेकर आए थे वह एक सादे कागज़ पर थी, पर यह दूसरी कॉपी में सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे। ऑब्वियस था कि ये आखिर टॉम थॉमस की डेथ के बाद ये दूसरी वसीयत पर उनके साइन कैसे आए। रेंजी और रोजो को जॉली के इरादे साफ दिख रहे थे, इसलिए दोनों उसके अगेंस्ट एक साथ खड़े हो गए। पहली कॉपी रेंजी के पास ऑलरेडी थी, इसलिए उन्होंने रिश्तेदारों को बुलाया और उनके सामने वसीयत की दोनों कॉपीज़ रखी। सबको क्लियर हो गया कि विल के डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, इसलिए बिहाफ पर रोजो ने पंचायत ऑफिस जाकर जॉली की ओनरशिप कैंसिल करवा दी। जॉली जेल चली जाएगी तो उसके बच्चों का क्या होगा, यह सोचकर दोनों ने उसकी इस हरकत को माफ़ कर दिया। मेरा मानना है कि एक हद के बाद किसी गलतियों को नज़रअंदाज करना महंगा पड़ जाता है। अंकल मैथ्यू, रोजो और रेंजी तीनों के मन में जॉली को लेकर सेम थॉट हैं। मैथ्यू अंकल ने यहाँ तक कि जॉली को उसके और एमएस मैथ्यू के अफेयर को लेकर वार्निंग भी दी थी,
जो जॉली को अच्छी नहीं लगी थी। फिर भी मुझे समझ नहीं आया कि एमएस मैथ्यू जॉली से रिलेशन क्यों बनाए हुए थे और क्या उससे अक्सर मिलने आया करते थे। अगर आप किसी की नेगेटिविटी से परिचित हो तो फिर आपको उससे एक दूरी बनाए रखनी चाहिए। ऐसा ना करना ही एमएस मैथ्यू की सबसे बड़ी गलती थी। 1 मई 2014 एक शाम जॉली ने रेंजी को कॉल करके बताया कि वह हॉस्पिटल से बोल रही है। मैथ्यू अंकल नहीं रहे। रेंजी शॉक में थी क्योंकि अभी 2 घंटे पहले ही उसकी अंकल मैथ्यू से बात हुई थी। पिछली तीनों डेथ की तरह मैथ्यू अंकल की भी डेथ का रीज़न हार्ट अटैक आया था। एक खबर जो सामने निकल कर आई थी वह यह थी कि जॉली ही वो लास्ट पर्सन थी जो मैथ्यू अंकल से मिलने उनके घर गई थी और उस वक्त वह अपने घर पर अकेले थे। और तो और जॉली ने ही ये फ़ोन करके सबको बताया था कि मैथ्यू अंकल की डेथ हो चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अभी किसी भी फैमिली मेंबर ने पोस्टमार्टम की डिमांड नहीं की थी, ना ही ओनमट्टम फैमिली ने और ना ही मैथ्यू अंकल की फैमिली। जबकि पिछली वाली ऑटोप्सी रिपोर्ट में दिखा था कि रॉय की डेथ साइनाइड पॉइजनिंग से हुई थी। कुछ वक्त बाद जॉली और शाजू के बीच एक सीक्रेट अफेयर शुरू हो गया था। शाजू रॉय का चचेरा भाई और पहले से ही शादीशुदा था। सिली से उसके 2 बच्चे थे, एबल और एल्फाइन। उसी साल सन 2014 में एक फैमिली फंक्शन में शाजू की बेटी एल्फाइन अचानक बीमार पड़ जाती है। उसकी सांस जैसे उखड़ने लगी हो। सबको लगा कि शायद खाना अटक गया है। सब फौरन हॉस्पिटल भागे। वह वेंटिलेटर पर रखा गया था। अनफॉर्चुनेटली एल्फाइन ने दम तोड़ दिया। सबकी नज़र में यह एक एक्सीडेंट था, इसलिए इस केस में भी किसी ने पोस्टमार्टम कराने का अपील नहीं की। बेटी के गुजर जाने के बाद सिली यानी शाजू की वाइफ एल्फाइन की मदर काफ़ी डिप्रेस थी और इसी दौरान वह जॉली के काफ़ी करीब आ गई थी। 11 जनवरी 2016 हंसरी डेंटल क्लिनिक सिली और शाजू के साथ, जॉली भी उनके साथ लॉबी में वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद अचानक सिली को अटैक पड़ने लगा। उसको झटके लगने लगे। अब जब तक उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंची तब तक उसने भी दम तोड़ दिया। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इस इंसिडेंट के थोड़ा देर पहले जॉली ने एनर्जी के लिए सिली को वही मशरूम टैबलेट दी थी जो उसके ससुर फादर इन लॉ टॉम लेते थे और इनमें उसने पहले से ही साइनाइड मिला रखा था। हैरानी की बात यह थी कि डॉक्टर्स की टीम ने सिली के पोस्टमार्टम कराने पर जोर दिया, बट वहीं उसके हस्बैंड शाजू ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे परिवार में यह सब नहीं होता। शाजू का यह स्टेटमेंट क्या इशारा कर रहा था? क्या वह भी जॉली के साथ इस प्लान में शामिल हुआ था? सिली के फ्यूनरल में सारी अरेंजमेंट जॉली ही कर रही थी। रेंजी ने नोटिस किया कि उसकी बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी अंतर आ चुका था। इट वॉज लाइक कि शी वॉज हैप्पी कि रेंजी के दिमाग में ये सवाल आने लगा कि कहीं इन सारी डेथ के पीछे जॉली का ही तो हाथ नहीं। लेकिन इतने बड़े क्लेम को प्रूव करने के लिए उसके पास कोई एविडेंस नहीं था। साल 2017 सिली की डेथ को 1 साल हुए थे कि जॉली और शाजू ने एक दूसरे से शादी कर ली। इस घटना से रेंजी का यह शक यकीन में बदल गया। उन्होंने रोजो से रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी और यहाँ से सच की परत खुलना शुरू हुई। रेंजी ने नोटिस किया कि रॉय की डेथ के टाइम रात 11:20 था। सिंस साइनाइड ही एक ऐसा पॉइजन होता है जो बॉडी में जाते ही असर करने लगता है एंड एज पर रिपोर्ट्स रॉय के पेट में खाना पचा ही नहीं था, चावल और चने की सब्जी। वह जॉली ने रॉय को डिनर में खिलाया था, यानी जहर रात के खाने के थ्रू दिया गया था। और जॉली ने रेंजी को बताया था कि उस दिन रॉय ने सिर्फ दोपहर का ही खाना खाया था और डिनर तो किया ही नहीं था। इट वॉज क्लियर कि जॉली ने झूठ बोला था और उसने ही रॉय को डिनर में जहर मिलाकर दिया था। रेंजी कुछ पुलिस ऑफिसर से मिली और उन्हें अपनी सारी थ्योरीज बताए और अब इस केस में बहुत बड़े खुलासे होने वाले थे। पुलिस की टीम सबसे पहले NIT कैलिकट गई, जहां पर उनको यह जानने को मिला, जो कि बहुत शॉकिंग था, कि जॉली नाम की कोई भी स्टाफ उनके यहाँ नहीं था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने लगी उन्हें पता चला कि जॉली एक्चुअली में सिर्फ 12th पास थी और उसके पास जितने भी सर्टिफिकेट्स थे वे सारे फेक थे। खुद को फंसता देख ये सब रोकने के लिए जॉली ने रेंजी को धमकाया भी
बट कहते हैं ना कि पाप का घड़ा तो कभी ना कभी भरता ही है। पुलिस को सारी ग्रेव्स खोदने का और उन्हें जांच करने की परमिशन मिल गई। अभी भी 2 चैलेंज सामने थे। रेंजी और रोजो के अगेंस्ट पूरा परिवार खड़ा हो गया था। सभी ने इसको रोकने के लिए दोनों पर काफी प्रेशर डाला, यहाँ तक कि उनको जान से मारने की धमकी भी थी, क्योंकि उनके रिलीजन्स में ग्रेव को खोदना काफी ऑफेंसिव था। बट दोनों अब पीछे नहीं हटने वाले थे। दूसरा चैलेंज यह था कि ग्रेव्स काफी पुरानी हो गई थी, इसलिए यह श्योर नहीं था कि केमिकल एनालिसिस में साइनाइड के ट्रेस मिलेंगे या नहीं। सिर्फ 90 मिलीग्राम साइनाइड ही काफ़ी होता है किसी व्यक्ति की जान लेने के लिए। फाइनली रिपोर्ट्स बाहर आई। 4 बॉडी में साइनाइड पॉइजनिंग की नेगेटिव थी, बट रॉय और सिली की बॉडीज़ में साइनाइड पाया गया। साल 2019 जॉली को फाइनली अरेस्ट कर लिया गया। उसके घर से साइनाइड की बोतल भी बरामद हुई। जॉली को साइनाइड सप्लाई करने के जुर्म में पुलिस ने एमएस मैथ्यू को भी अरेस्ट कर लिया। शाजू जॉली के डिफेंस में सामने आया। वहीं रेंजी जॉली के दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर घर चली गई। 6 मर्डर चार्जेस 263 गवाहों के साथ 6 मार्च 2023 को ट्रायल शुरू हो गया, जिसकी सुनवाई अभी भी चल रही है। फिलहाल जॉली केरल के कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट प्रिजन में है। जॉली को अपने किए पर किसी तरह का पछतावा नहीं है, क्योंकि एज पर रेंजी जब उन्होंने जेल में जॉली से ये सब करने के लिए पीछे का रीज़न पूछा तो उसने कहा, बस हो गया, मेरा क्रिमिनल माइंड है और मैं चीज़ें छुपाने में तेज़ हूँ, और बाइबल में लिखा है कि गॉड सबको माफ़ कर देते हैं, तो वह मुझे भी माफ़ कर देंगे।